आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करूंगा, इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा कि आप मेरे इस वीडियो के किसी भी अंश को काट छाट कर कहीं पे भी आप प्रस्तुत करें। क्योंकि अगर आपको मेरी बात समझनी है तो आपको इस पूरे वीडियो को अंतिम तक देखना होगा। तभी आपको, अगर इस विषय पे कुछ भी आपको मेरी राय जाननी है या कुछ मेरे से सीखना है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं ब्लैक एंड वाइट में बात नहीं करूँगा और इसमें दोनों तरफ की बातें होंगी। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वक्त यदि आपके पास समय नहीं हो तो आप अभी इसे ना सुने और कभी और सुने जब आपके पास आराम से 15-20 मिनट का समय हो। क्योंकि शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और 3 से 4 मिनट से ज़्यादा के वीडियो जो होते हैं वो उतने देखे नहीं जाते। ये बहरहाल दिसंबर का महीना चल रहा है और इसके बाद जनवरी का महीना आएगा, जैसे कि नया साल शुरू होता है। जनवरी जेनस जो गॉड है, इसके ऊपर उसका नामांकन है। जेनस जो रोमन गॉड है, उसकी खासियत है कि वो दोनों तरफ देख सकता है। और ये जो दोनों तरफ देखने की कला है, इसे कुछ लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बाइफेशियल एटीट्यूड है और इसमें एक दोहरा चरित्र दिखता है और इसे कुछ लोग हिपोक्रेसी भी समझते हैं। लेकिन इसको एक तरीका देखने का ये भी है कि जो दो तरफ देख सकता है उसके पास एक क्लैरिटी है, एक बेहतर क्लैरिटी है। और ये हो सकता है कि वो किसी भी चीज़ को बेहतर रूप से समझ सके और प्रस्तुत कर सके। आज जो हम जब भी जेंडर के विषय पे बात करते हैं, जेंडर डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट है, मूल रूप से मेरे विचार से ये पश्चिम की देन है। क्योंकि ये डिबेट और डिवाइड ये बाहर से आ रहा है। तो हमने इस विषय को, इस सब्जेक्ट को इंपोर्ट किया है बाहर से। तो ये जब भी इस विषय पे डिबेट होते हैं, जेंडर के विषय पे, तो हम केवल उन्हीं लोगों को सुन सकते हैं, हमें सुनना चाहिए। सर्वसम्मति से उन्हीं लोगों की बात सुनी जा सकती है जिन्होंने दोनों पहलुओं को देखा है। और जो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, जेनस गॉड जो थे वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देख सकते थे। इसीलिए जनवरी का वो कॉन्सेप्ट है कि एक साल बीता एक साल आएगा। वो बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है। दरवाजे के साथ एक बहुत ही मज़ेदार बात यह है कि कोई भी गेट से अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, और दरवाज़ा दोनों पॉसिबिलिटी आपको दिखाता है। तो इसीलिए कुछ वैसे लोग जो आपको बेटर क्लैरिटी के साथ इस विषय पे बात कर सके वो बहुत कम है। और अधिकांश लोग की भावना सही भी रहती हो, फिर भी उनका शब्द संचलन जो होता है, जो वर्ड सिलेक्शन होता है, वो कभी कभी उतना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हो पाता और इसलिए उन्हें नकार दिया जाता है। इस विषय पे उन्हीं लोगों को बात करना चाहिए जिनके पास वाक्पटुता है, जो इतने एक्सपर्ट हैं ओरेटरी में कि उनकी एक एक वर्ड सिलेक्शन जो है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सके। अब मैं इस विषय पर आता हूँ कि ये जो मॉडर्न फेमिनिज्म की बात है और जो जेंडर डिवाइड इक्वलिटी की बात है, इस पे इसे हमें किस तरीके से देखना चाहिए। मैं जैसे समझता हूँ, मूल रूप से ये ईस्ट और वेस्ट का एक डिवाइड है, एक सोच में, एक आइडियोलॉजी में। और फेमिनिज्म का डिबेट जो है ये क्यों हमारे देश में ये एक गलत इंपोर्ट है, क्योंकि हमारे देश में मैटर को सबसे बड़ा सत्य नहीं माना गया। यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, यहाँ अध्यात्म की बात हुई, लेकिन वहाँ पे पश्चिम में, वेस्ट में, मैटर इज हाईएस्ट ट्रुथ। बहुत समय लगा उन्हें ये समझने में कि मैटर सबसे बड़ा सत्य नहीं है। जब तक 20वीं शताब्दी तक आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा E=del_mc², सापेक्षवाद का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया, रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं बताई, तब तक उन्हें पता भी नहीं था कि मैटर और एनर्जी में इस तरह का कोरिलेशन होता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि वहाँ पे मैटर सबसे बड़ा ट्रुथ है और उसकी वजह से ही ये फीलिंग जो है ये आती है। जब आप मैटर को सबसे बड़ा ट्रुथ मानेंगे तो मैटर में अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ होती है, एट्रीब्यूट्स होती है, और उस एट्रीब्यूट्स पे आप अलग अलग सेक्टोरली लड़ सकते हैं। इसलिए वहाँ पे रेसिज्म भी बहुत बड़ा डिबेट है, जो हमारे देश में रेसिज्म की कभी बात नहीं हुई। हमारे देश में, जैसा मैंने आपको कहा कि एक अध्यात्म की बात हुई है,
और एक स्पिरिचुअलिटी का अंडर करेंट सदियों से रहा है। इटर्नल एक अंडर करेंट है, एक करंट है, फ्लो ऑफ रियलाइजेशन, ऑफ एनलाइटनमेंट। तो चूंकि जब आप अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो स्वतः खत्म हो जाता है बिना किसी प्रयास के। जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं, जब आप योग के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रेम के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तो आप किसी तरीके का कोई भेदभाव मिटाना नहीं चाहते, वो स्वतः मिट जाता है और आपको एक एकात्म भाव उसका एहसास होता है, उसकी अनुभूति होती है। तो सत्य वहाँ से आता है। उसके बाद आपका जो बिहेवियर है, जो आपका जो आपके विचार हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बदल जाती है। इसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन बाहर में, पश्चिम में, चूंकि वहाँ पे अधिक से अधिक वहाँ पे वो मेंटल लेवल तक पहुँच सकते हैं, इसलिए वहाँ पे सोशल मूवमेंट्स हुए। और जब मूवमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे पैशन की बात होती है। अब एक बहुत ही एक दिलचस्प बात यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि पैशन इज नॉट ट्रुथ। ट्रुथ जो है वो पैशन के एक स्टेप आगे की चीज़ है, जहाँ तक पश्चिम के लोग पहुँच नहीं पाते। क्योंकि जितने भी सोशल मूवमेंट्स हुए वो बहुत पैशनेट मूवमेंट्स हुए। और पैशन कभी कभी आपको भटका सकता है, क्योंकि आपका पैशन किसी और का पैशन एक हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। इसीलिए वहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कभी भी इंक्लूसिव नहीं हो सकते। क्योंकि आप कितना भी कहें कि आप आई एम फाइटिंग फॉर सोशल जस्टिस, यू आर स्टिल फाइटिंग। व्हेनेवर देयर इज अ फाइट, it's between, there are two entities involved, between two entities or more than two entities, multiple entities, लेकिन there are more than one entity involved whenever there is a fight। अब जब भी एक फाइट होगी, ये फाइट कभी इंक्लूसिव इक्वालिटी या जस्टिस के लिए हो ही नहीं सकती। whenever there is a fight, it's for win, it's for victory। तो जब भी कभी विक्ट्री और डिफीट की बात होगी, वहाँ पे इंक्लूसिव, आप एक इक्वालिटी, जस्टिस, वो एक बात ही बेमानी हो जाती है। तो इसीलिए कोई भी लड़ाई इक्वालिटी के लिए नहीं लड़ी जाती, कोई भी लड़ाई जीत के लिए लड़ी जाती है। और वहाँ पे जो भी मूवमेंट्स है, मैस मूवमेंट्स है, वो लड़ाई है। वो उसमें वो एकात्म भाव आप नहीं महसूस कर सकते। तरह तरह से जितनी भी लड़ाई है वहाँ पे, जितने भी मूवमेंट्स हुए, कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, ये ओपन फॉर डिबेट है। लेकिन कोई भी इंक्लूसिव सोशल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम समझते हैं, वो मूवमेंट, किसी मूवमेंट से कोई दुनिया बदल जाएगी, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट कैन ओनली कम इनसाइड आउट। तो ये जो सामाजिक क्रांति की बात जो लोग समझते हैं कि उससे समाज बदल जाएगा, पूरब में, भारत में इस धारणा को नहीं माना गया। यहाँ पे आत्म क्रांति की बात हुई और इसीलिए यहाँ पे महावीर पूजे गए, यहाँ पे अलेक्जेंडर पूजे नहीं गए, यहाँ पे नेपोलियन पूजे नहीं गए। यहाँ पे जो हम जैसे कहते हैं महावीर को जैसे हम जय जिनेंद्र जैसे हम ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आत्म क्रांति की बात हुई। जब आपके भीतर वो क्रांति होती है तो वहाँ पे वो एक स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड। जैसा कि रमन महर्षि भी कहा करते थे कि योर ओन सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज द बेस्ट वे टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो हमारा जो अप्रोच है ना पूर्व और पश्चिम का, वो अलग है और हर मूवमेंट में, सोशल मूवमेंट्स में ये परिलक्षित होता है। अब फेमिनिज्म भी एक मूवमेंट है। आप कितना भी अगर कहें इसी बात को घुमा फिरा कर कि एक प्रयास होता है कि नहीं फेमिनिज्म एक्सक्लूसिव नहीं है, ये मेन और वुमेन दोनों की बात है, जो भी है ये वहाँ की सोच है, लेकिन ये एक मूवमेंट है। और जब भी एक मूवमेंट होता है वहाँ पे किसी के अगेंस्ट होता है और किसी भी एक एंटिटी, वो सोच हो सकती है, वो ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। तो ये जब भी एक फाइट होगी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ही एक्सट्रीम पश्चिम में इसने उग्र रूप लिया है, जो आज धीरे धीरे, जैसे हम पश्चिम से सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम आज सावधान नहीं हुए तो यहाँ भी वो समस्याएं आएंगी। अब मैं उस विषय पर आता हूँ कि क्यों ये जो डिबेट है ये बाहर से ही हो सकता था, ये उनकी सोच है, ये उन्हें अपने तरीके से, समाज के तरीके से देखना पड़ेगा। हमारे लिए ये शब्द को इम्पोर्ट करना
उतना ही गलत है जितना कि बाकी के जो शब्द हैं, जैसे रेसिज्म, बाहर वो डिबेट होते हैं तो यहाँ भी हो। ये ज़रूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन है तो किसी समस्या को आप बाहर उससे जूझ रहे हैं, उसी समस्या को जो करते हो आप यहाँ भी रिपोर्ट कर दें, ये बात ठीक नहीं है। ये कुछ ऐसी बात होगी कि किसी को मलेरिया है, उसकी दवाई उसने खाई, तो यहाँ पे अगर किसी को अगर कोई दूसरी बीमारी है, यहाँ पे अगर यहाँ पे मलेरिया नहीं है, यहाँ किसी को सर्दी बुखार है, तो वो व्यक्ति, ग्लोबलाइजेशन है इसलिए वो मलेरिया की दवा यहाँ पे खिला दे और कहे कि यही दवा है, हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम, ये बीमारी होती है, तुम्हें भी होती होगी, और आप ये बता नहीं पाए उन्हें कि आपकी बीमारी कुछ और होगी, हमारी बीमारी वो है नहीं। तो ये ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सभी चीज़ें होती है। और एक बिल्कुल ही एक आज मास मीडिया का समय है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन और इवन आइडियोलॉजीज ट्रैवल करती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम किस तरीके से कंट्रोल्ड हैं। अभी मैंने आपको कहा कि पूरब में, ईस्ट में मैटर इज़ नॉट द हाईएस्ट ट्रूथ। तो यहाँ पे मैटर के बेसिस पे हमने डिसाइड नहीं किया कि फलाना जो एक एट्रीब्यूट हमने दिया इस मैटर को और इस मैटर को, और उसके बाद फिर हम लड़े नहीं। क्योंकि जब भी आप एट्रीब्यूट्स देंगे, पश्चिम ने एट्रीब्यूट्स दिया, ये फलाने रेस का है, ये फलाने रेस का है, आज भी उनकी जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें आपको रेस का कॉलम भरना पड़ता है, और उन्होंने ये कहा ये फलाने जेंडर का, ये मेल है, ये फीमेल है। यहाँ पे इस तरीके की बात नहीं हुई। अगर आप यहाँ के शब्दावली को भी देखें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुनलिंगे, इसका मतलब ये है उसके आकार का, उसके प्रकार का। ये नहीं कहा गया यहाँ पे कोई पुरुष और स्त्री उस तरह से एब्सोल्यूट मैटर नहीं है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ यह अवधारणा बिल्कुल अलग है। और जो शाक्त समुदाय है भारत में, वो ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, मेन हो वुमेन हो, ये सभी उसी शक्ति के ही अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। तो एक सोच वो है यहाँ पे। और आप अगर आपके कोई अगर मित्र अगर जो नवरात्र दुर्गा पूजा में अगर वो नवरात्र का पाठ करते हो तो आपको बताएंगे कि एक उसमें जो नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो जो मंत्र आता है, वो जो स्तोत्र है, उसमें सभी तरीके का एक्सप्रेशन है। उसमें मैस्कुलाइन एक्सप्रेशन भी है, उसमें फेमिनाइन एक्सप्रेशन भी है, और हर एक के बाद आपको ये कहा जाता है कि जो देवी सभी जीवों में सभी जगह इस रूप में व्याप्त है, उन्हें नमः। उसमें सब कुछ है, उसमें करुणा भी है, उसमें स्मृति भी है, उसमें रौद्र रूप भी है, उसमें गुस्सा भी है, उसमें लोभ लालच, जितने तमाम तरीके के विकार हो सकते हैं, उसे वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये उसी देवी का एक स्वरूप है। तो जो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये मैस्कुलाइन ट्रेट है और ये फेमिनाइन ट्रेट है, वेस्टर्न थॉट प्रोसेस है, कि यहाँ पे ये समुदाय ही मानता है भारत में कि वो सभी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एक्सप्रेशंस है, वो सभी उसी डिवाइन फेमिनाइन का एक्सप्रेशन है, का एक मैनिफेस्टेशन है इन डिफरेंट फॉर्म्स। अब यहाँ पूरब में ये देखिए कि पुरुष और प्रकृति की बात हुई और ये कहा गया कि प्रकृति उन्मुक्त है, स्वच्छंद है। तो इसका एक अंश यहाँ से ट्रेवल करके पश्चिम तक गया और उन्होंने वहाँ पे इस बात पे आज काफ़ी जोर है कि आई एम ए वुमेन, आई कैन डू एवरीथिंग। ये चीज़ का जो रीइटरेशन है, इसकी पुनरावृत्ति है बार बार, ये वहाँ चाहिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे इस बात को दबाने की कोशिश की गई और वहाँ पे उन्होंने पश्चिम में माना नहीं गया ये चीज़ कि यू कैन डू एवरीथिंग। हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं है। हमारे यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि कितने समुदाय, कितने जो हमारे जो पूजा भक्ति पद्धति है, जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स है, उन्होंने ये कहा कि जो डिवाइन है वो फेमिनाइन है। क्योंकि अगर कॉस्मिक लेवल पे हम देखें तो किसी भी वॉर्म से अगर वो फेमिनाइन है ह्यूमन लेवल पे, तो बहुत बड़े, अगर जो सबसे विराट लेवल पे भी है वो कॉस्मिक वॉर्म भी हो सकता है। ये एक सोच है और यहाँ पे ये दबाने की कोशिश नहीं हुई।
इसीलिए मैं आपको अगर ये कहूँ कि सदियों से यहाँ पे यही एक ऐसा देश है जहाँ पे स्त्री के रूप में पूजा जाता है, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको कई लोगों ने ये पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया में भड़काना शुरू किया है, जो भी कारण रहे हो, कि हाँ एक तरफ ये पूजा जाता है, दूसरी तरफ अत्याचार होता है, ये बात आप कहेंगे। इसलिए मैं ये पॉइंट आपको कहूँगा नहीं। लेकिन बाहर में चूंकि ये बात भी नहीं हुई, ये इमेजिनेशन, ये कल्पना भी नहीं हुई बाहर, इसलिए वहाँ पे इस दबाने के प्रयास किए गए तरह तरह से, और वो हालात था 1950 तक पश्चिम में कई देशों में, बड़े बड़े देशों में वहाँ पे महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने की भी अनुमति नहीं थी। वोटिंग राइट्स में उन्होंने नहीं दिया था, और वो लड़ झगड़ कर लेना पड़ा। वहाँ पे सिमरन डी बोगोहन जैसे लोगों ने आंदोलन किया कई लंबे वर्षों तक। खैर वो एक अलग डिबेट है। यहाँ पे हमने वो नहीं सोचा, यहाँ पे तो हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हमारी वो धारणा है नहीं कि कोई भी जो जेंडर है वो कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि हमने जेंडर के कॉन्सेप्ट को ही नहीं माना। हमारे लिए मैटर हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है, और ये एक आध्यात्मिक परंपराओं का देश है। ये जो यहाँ की जो विचारधारा है वो मन के बहुत पार जाती है, अतिक्रमण करती है मन का, और ये अध्यात्म की ओर इशारा है। तो वहाँ से जो उस ध्यान की अवस्था से जो सत्य निकलता है, वो एक भाव, वो उसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, और वो वहाँ कोई हिपोक्रेसी की गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही फंडामेंटल एक जो भेद है ना पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट और वेस्ट में, वहाँ से फेमिनिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको देखने का जो नज़रिया है, वो हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ पे चूक कर रहे हैं। पहली बात, क्योंकि ये फेमिनिज्म वहाँ चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो समझ नहीं रहे, आज भी वो समझ नहीं रहे हैं। मेरे एक विदेश से एक मित्र आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये पूजा क्यों हो रही है। जब मैं उन्हें कहता हूँ नवरात्र में कि यहाँ पे देयर इज अ गॉडेस, उनकी पूजा हो रही है, वो समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है ये ब्लास्फेमी है कि आप फीमेल फॉर्म में कैसे वर्शिप कर सकते हैं। तो ये वहाँ चूंकि उनकी मानसिकता बहुत ही गहरी है, तो इसलिए वहाँ पे ये डिबेट है सही है या नहीं, उग्र रूप लेता है या शांतिपूर्ण तरीके से होता है, ये इस डिबेट में मैं जाऊँगा ही नहीं। मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि आने वाले वर्षों में 4-5 दशकों में ये जो फेमिनिज्म का डिबेट है, जिसे 20वीं शताब्दी में लेफ्ट ने हाईजैक किया था, और बड़े मजे की बात है कि 20वीं शताब्दी में ये लेफ्ट ही था, ये मूवमेंट लेफ्ट विंग मूवमेंट ही था बाहर, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में ये एक राइट विंग मूवमेंट हो चुका है। और आने वाले 4-5 दशकों में आप देखेंगे कि ये एक्सट्रीम फार राइट मूवमेंट जाएगा, और इसका परिणाम ये होगा कि सफोकेशन होगा एक साइड में, वहाँ पे ऐसा होगा, और आप बहुत बड़े लेवल पे मास सुसाइड्स देखेंगे, क्योंकि वो हिपोक्रेटिक एक सोसाइटी बनती जा रही है पश्चिम की। और वहाँ पे एक तरफ हिपोक्रेसी क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ उनके अनुसार, अगर मैं मैटर की बात करूँ, मैं तो उससे सत्य मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूर्व से हूँ। मैटर मेरे लिए हाई ट्रुथ नहीं है, मेरे लिए मेल फीमेल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं, आप किसी को जो एट्रीब्यूट दे रहे हैं, ये मेल है ये फीमेल है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट, उस एंटिटी से टकराती है, आपके पास रिफ्लेक्टेड होकर आती है, इन्वर्टेड इमेज बनता है आपके रेटिना पे। उसके बाद न्यूरॉन्स आपको ये इस बात को एक कम्युनिकेट करते हैं आपके भीतर, आपके कॉग्निजेंस में, ये फलाने एट्रीब्यूट से एक बेस्ड ऑन सर्टेन एनाटॉमी देखकर आपको बताते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो ये इस डिबेट में मैं जाऊंगा ही नहीं कि वो कितना सही है कितना गलत, क्योंकि आप मैटर के रूप में अगर आप पूरी दुनिया को देखते हैं और आपको वही हाईएस्ट ट्रुथ लगता है, तो एट्रीब्यूट्स होंगे और फिर इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होंगे। ये स्वभाव है, ये ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क्स का स्वभाव है कि जब भी हम किसी चीज़ को एट्रीब्यूट्स देते हैं, उसके बाद डिफरेंसेस प्रोसेस होने लगते हैं अपने आप। तो ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आने वाले समय में वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो हिपोक्रेसी हो रही है। क्यों हिपोक्रेसी बाहर हो रही है? एक तरफ वो कह रहे हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर इक्वलिटी, और यहाँ पे फाइटिंग हो रही है। मैंने अभी आपको कहा था कि फाइटिंग कभी भी इक्वलिटी के लिए नहीं होती, फाइटिंग हमेशा विक्ट्री के लिए होती है। लेकिन खुले तरीके से ये बोल नहीं सकते कि हम विक्ट्री के लिए फाइट कर रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर इक्वलिटी। फिर उनका जो कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म का, वो पूरी तरीके से उन्हें ये कह रहा है कि आपने चूंकि एक जेंडर पे अत्याचार किया है,
तो अब हर हाल में 100% जो दूसरे जेंडर जिसने अत्याचार किया है, अब उसका आपको वेंजेंस झेलना पड़ेगा। और इससे ये होता है कि you have to accept a certain guilt of the crime which you never committed. You don't want to be generalized for something you did not do, but ऐसा वहाँ होता है और ऐसा आने वाले समय में और भी होगा। तो ये उनकी समस्या है, कैसे डील करेंगे ये उन्हें, they will have to figure a way out। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सभी चीज़ों में हम पश्चिम की नकल करते हैं, और ये समस्या चूँकि हम नकल करते हैं, जब भी हम कभी हम 2-4 दिनों के लिए लंदन और अमेरिका जाते हैं, वहाँ से चाय पी कर आते हैं, तो हम वहाँ की भाषा बोलने लगते हैं, हमारे बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर जो है हमारी वो बदल जाती है। तो यही समस्या बाहर की हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे इंटेलेक्चुअल्स लेकर आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये लेयर बाय लेयर सोसाइटी में ये चीज़ फैल जाती है, और ये हो रहा है। और ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसे डील करते हैं। अगर बाहर की चीज़ हम लाएंगे तो उसी तरीके से हमें इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा मैटर के लेवल पे। और मैटर के लेवल पे मैंने आपको कहा कि इसका सॉल्यूशन नहीं होता दिख रहा है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हिपोक्रेसी है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इक्वलिटी है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि पूरी तरह से 100% एक साइड में आपको चाहिए। बिकॉज वहाँ पे किसी भी जो भी आपको कभी ये कहता है कि फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वलिटी, आप अगर बहुत गहरे में उनसे बात करें, उनके विचार को समझने की कोशिश करें, किसी भी वुमेन को ये पता है कि कोई भी मैन मेरे इक्वल में नहीं है, मैं जो कर सकती हूँ वो मैन कभी नहीं कर सकता, ये उसे पता है। और ये फीलिंग बहुत गहरे में वहाँ से आती है कि उन्हें ये पता है कि आई हैव द एबिलिटी टू गिव बर्थ अ न्यू लाइफ। ये पुरुष नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। और अब ये चीज़ जो एक कैपेबिलिटी है, सेंस ऑफ कैपेबिलिटी है, ये वहाँ पे बहुत ही माइंड में डीपली इंटरेस्ट है। और उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी वुमेन ये मान नहीं सकती कि हम इक्वल हैं। और मेन को ये बताया गया है कि इक्वलिटी की डिबेट है। तो ये जो पुरुष वर्ग है, वहाँ का जो मेन है, वो जानना चाहते हैं कि भाई आप तो कह रहे थे कि इक्वलिटी की बात हो रही है, और यहाँ तो इक्वलिटी नहीं हो रहा, आपको तो एडवांटेज चाहिए। और अलग अलग तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली गलत हुआ है, ब्लंडर हुआ है, तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मेन को ये लगने लगा है फेमिनिज्म के डिबेट में कि चित्त भी आपकी पट भी आपका, और इन्हें ये लगने लगा है कि हम फिर कहाँ जा सकते हैं। दो काम हो सकता है, और जब पूरी तरह से दूसरा पक्ष जो है वो हारने लगता है तो क्या कर सकता है, वो या तो आपको ख़त्म कर देगा या स्वयं ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसे इस गंभीरता को समझिए। आज जो सुसाइड कर रहे हैं, आज जो अपने आप को मार रहे हैं, वो कल होकर आपको भी मार सकते हैं। इसलिए जो खुद को मार सकता है वो आपको भी मार सकता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और ये सबसे बड़ा स्टेप है लाइफ और डेथ का। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम इस विषय को एड्रेस आज नहीं करेंगे, ये बहुत गंभीर परिणाम ले जाएगी। और मेरे व्यक्तिगत विचार में ये फेमिनिज्म का डिबेट यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और ज़बरदस्ती अगर हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेसिज्म का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमारे हर घर में आपको 5-6 अलग अलग तरीके कलर के लोग मिल जाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ ये डिबेट नहीं है। वी आर ऑल मिक्सड। बट फिर भी जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, बाहर से हर चीज़ लाना चाहते हैं, वो ये प्रयत्न कर सकते हैं, करते रहते हैं बीच बीच में। यहाँ पे भी हम बताएं कि नहीं, वी आर वेरी रेसिस्ट सोसाइटी। साउथ में नॉर्थ के साथ भेदभाव होता है, कभी बिहारी भी के लोग जाते हैं, वहाँ पे भेदभाव हो सकता है। ये सब बहुत ही एक माइनर लेवल पे एक डिफरेंसेस है, लेकिन कभी उस लेवल पे हमारा वो भेदभाव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने वेस्ट के तरीके से हाईएस्ट ट्रुथ मैटर को माना नहीं। और ये बहुत ही एक सिविलाइजेशनल एक ट्रेट रही है अध्यात्म की। आप किसी भी परंपरा से हो, आप किसी भी मत से हो, और इसमें सभी जो भी मत, रिलीजन्स जो भी हैं, सभी आ गए। यहाँ पे अगर भारत की ये जो भूमि है, यहाँ पे आप किसी भी पंथ से बिलोंग करते हैं, आपके भीतर अध्यात्म है। और ये कुछ ऐसा जादू है कि कोई भी यहाँ आता है तो अध्यात्म का जो एक टॉनिक है वो उसे मिल जाता है, और उसे समझ में आने लगता है कि मैटर और स्पिरिचुअलिटी के बीच जो एक फॉर्म है, एक दूसरे का ही एक रूपांतरण है।
लेकिन ये जो दूसरा फॉर्म है स्पिरिचुअलिटी, उसमें क्या एक मज़ा है, और जो मैटर है उसकी लिमिटेशन क्या है। मैटर डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ ग्रॉस रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअल। सो ये जो विषय है फेमिनिज्म का, इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो जेनस गॉड की बात कही, जो दोनों तरफ देख सकता है वही दोनों पहलू आपको बता सकता है। तो दोनों पहलू देखने का मतलब यहाँ पे क्या है? दोनों पहलू देखने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप मैटर के फॉर्म में, ग्रॉस आप उस फॉर्म में ही अपनी बात रखना चाहते हैं, तो एक कहावत है ना कि ही हु वेयर्स द चेन मस्ट वियर द फॉर्म, या फिर उल्टा है, ही हु वेयर्स द फॉर्म मस्ट वियर द चेन, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी सिक्के के एक पहलू को अपने पास रखना चाहते हैं तो दूसरा पहलू अपने आप आपके पास आ ही जाता है, और वो उसे आप छोड़ नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं केवल एक सिक्के का हेड रखूंगा। आपने सिक्का लिया, हेड और टेल दोनों आपके पास है। तो ये जो बात है आजकल, जैसे फेमिनिज्म में आज एक ये लाइन बहुत पॉपुलर है, बहुत चर्चित होता है कि आई एम ए वुमन, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं स्त्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक पहलू इसका सही है। दूसरा पहलू जो हम नहीं देखना चाहते वो ये है कि आप जो भी करेंगे उसके रिपरकशंस होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ और बेस्ड ऑन योर इंडिविजुअल कर्मा, करस्पॉन्डिंग टू योर इंडिविजुअल एक्ट, देयर इज अ कर्मा दैट विल फॉलो। तो आई एम ए वुमन, आई कैन डू एवरीथिंग, यस, बट आई विल डू एवरीथिंग, नो नो नो, you cannot do everything, because if you do anything which is illegal, there is a rule of law. मैं स्त्री हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल सही, लेकिन मैं सब कुछ करूँगी ये नहीं हो सकता। मैं सब कुछ करूँगी ये नहीं हो सकता। इसके बाद फिर लॉ अपना काम करेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी ज्वेलरी शॉप पे जाऊँगी और फिर गहने चुरा लूँगी, मैं शॉपलिफ्ट कर लूँगी क्योंकि मैं स्त्री हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर आपको यही उत्तर मिलेगा कि फिर एक रूल ऑफ लॉ है और सीसीटीवी में आप मॉनिटर किए जा रहे हैं, और फिर वो लॉ अपना काम करेगा। तो ये एक बहुत ही भ्रामक कॉन्सेप्ट है। ये जो चीज़ है ना कि मैं स्त्री हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई एम ए वुमन, आई कैन डू एवरीथिंग, ये एक सेंस ऑफ पैशन की बात है जो पश्चिम में लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बताया गया यू कैन नॉट डू दिस। वहाँ के जो बड़े से बड़े विचारक होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि फीमेल हैव लेस डेथ दैन मेन। तो बहुत ही बचकानी बात है। तो इस तरह की कई सारी अवधारणाएं, चीज़ें हैं वहाँ पे, जहाँ पे सही मायने में डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मैटर को हाईएस्ट ट्रुथ माना। वहाँ पे अध्यात्म उस तरीके से प्रचलित नहीं है, इसीलिए वहाँ पे बार बार इस सत्य को वहाँ पे रीइटरेट करने की जरूरत है। इसकी पुनरावृत्ति आवश्यक है, जो कि वहाँ की महिलाएं करती हैं कि आई एम ए वुमन, आई कैन डू एवरीथिंग।